काम में बहुत अच्छे होंगे, अपना अपनी फैमिली का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। चलें बेटा डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स, हिंदी में से कहते हैं रासायनिक बलगति। तो बेटा जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है केमिकल एंड काइनेटिक्स, ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक केमिकल और एक काइनेटिक्स। केमिकल का मतलब होता है रिएक्शन, केमिकल का मतलब रिएक्शन, और काइनेटिक्स जो होता है एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। किससे? ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। किससे? काइनेसिस से। किससे? काइनेसिस से। इसका अर्थ होता है टू मूवमेंट। क्या होता है? टू मूवमेंट यानी गति करना। इसका अर्थ क्या है? गति करना। तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में हम डिफरेंट प्रकार की रिएक्शन की स्टडी करते हैं, डिफरेंट प्रकार की रिएक्शन की स्टडी करते हैं। तो जो भी हमारी रिएक्शंस होती हैं वो अलग अलग प्रकार से होती हैं, यानी सबकी रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो अलग अलग होती है, यानी अभिक्रिया की दर जो होती है वो सब अलग अलग होती है। कोई रिएक्शन तो बहुत तेजी के साथ होती है, कोई रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है, और कोई रिएक्शन जो होती है बहुत ज्यादा स्लो होती है। जैसे अब देखें एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है। क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, एक तो ये होती है। दूसरा होता है स्पॉइलेज ऑफ फूड। क्या होता है? स्पॉइलेज ऑफ फूड यानी भोजन का खराब होना, भोजन का खराब होना। और कोई रिएक्शन ऐसी होती है जो बहुत तेजी के साथ होती है, जिसे हम पता ही नहीं कर सकते। अब ये देखिए बेटा, जो स्पॉइलेज ऑफ फूड है, ये स्पॉइलेज ऑफ फूड है, भोजन जो खराब होता है वो ज्यादा गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में 24 घंटे के अंदर कोई चीज हमारी खराब हो जाती है। सपोज करो सुबह को दाल बनाई और उसे फ्रिज में नहीं रखा, ऐसे ही छोड़ दिया गर्मी के दिनों में, तो वो रात तक खराब हो जाती है। तो ये क्या होगा? स्पॉइलेज ऑफ फूड, यानी थोड़ी गति कैसी हुई? मीडियम। लोहे पर जंग लगना यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, कोई भी लोहा है, कोई भी लोहे की चीज है, जब वो वायु की नमी में आता है, वायु की उपस्थिति उसमें नमी में आता है, यानी जल के कांटेक्ट में आता है, वायु की नमी में के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाती है। और ये जंग लगभग 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 6 महीने बाद लगभग हमें पता लगती है। ठीक, ये डिपेंड करता है किस पर? लोहे पर जंग लगना कि वायु की नमी का इफेक्ट कितना कहाँ है, उस पर ये निर्भर करता है। और ये जो होता है बहुत लंबा प्रोसेस होता है, यानी इसमें बहुत अधिक समय लगता है। तो ये है क्या? एक तरह से केमिकल रिएक्शन है, और ये रिएक्शन है तो ये कैसी हो रही है? बहुत स्लो हो रही है, बहुत स्लो हो रही है। और ये थोड़ी कैसी हो रही है? तेज हो रही है। अब बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे आपने देखा होगा दूध है, दूध फाड़ने के लिए उसमें नींबू निचोड़ने का तुरंत बढ़ जाता है, पता ही नहीं लगता। इस तरह की बहुत सारी रिएक्शंस हैं। तो अब हम इसमें स्टडी करेंगे रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट। क्या है? स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट। किसके अनुसार? जो उसकी गति होती है उसके, जो उसकी दर होती है उसके अनुसार, यानी रिएक्शन के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार। क्या? अभिक्रिया के प्रकार। ठीक, तो ये 3 प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है आयनिक। कौन सी होती है? आयनिक। और आयनिक को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस। इसे क्या कह सकते हैं हम? इंस्टेंटेनियस भी कहते हैं। दूसरी होती है वेरी स्लो रिएक्शन। तीसरी होती है स्लो रिएक्शन। कैसी होती है? तीसरी होती है हमारी स्लो रिएक्शन। तो ये जो अभिक्रियाएं होती हैं इनमें इसका दूसरा नाम होता है आयनिक का, लिखना चाहें इसे वेरी फास्ट रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं?
वेरी फास्ट रिएक्शन भी कह सकते हैं, यानी आयनिक रिएक्शन भी कहते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन भी कहते हैं, और इसे जो होते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, यानी तात्क्षणिक, इसे कहते हैं तात्कालिक। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? तात्कालिक, तात्कालिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? तात्कालिक अभिक्रिया। और वेरी स्लो को क्या कहते हैं? अति मंद अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अति मंद अभिक्रिया। और स्लो रिएक्शन को क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया। तो बेटा देखो, कोई भी चीज है जब बहुत तेजी के साथ हो रही है, ये पलक झपकने से पहले पहले कंप्लीट हो जाती है, तो इसकी रेट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। और जो बहुत स्लो होती है उसकी भी रेट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन जो मीडिएट होती है, जो मॉडरेट होती है, जो स्लो रिएक्शन होती है, उसकी रेट को हम आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो स्टडी करते हैं हम इस चैप्टर के अंदर, वो करते हैं स्लो रिएक्शन का, यानी मंद अभिक्रियाओं का। ना तो ज्यादा कौन कौन सी का नहीं कर पाते, जो आयनिक या वेरी फास्ट या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होती हैं, जिनका पता ही नहीं लग पाता कि कितनी जल्दी हो गई, तो उसका हम रेट कैसे निकालें? नहीं निकाल सकते। और जो बहुत स्लो होती है, जो सालों में होती है, सालों में जो होती है, उनका भी रेट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन जो मॉडरेट होती है, जो मॉडरेट होती हैं या स्लो रिएक्शन होती हैं, ध्यान रखना इन्हें मॉडरेट रिएक्शन भी कहते हैं। स्लो रिएक्शन को, मंद रिएक्शन को क्या कहते हैं? मॉडरेट रिएक्शन भी कहते हैं। तो जो स्टडी करते हैं, जो उसकी रेट निकालते हैं, वो किसकी निकालते हैं? मॉडरेट रिएक्शन की निकालते हैं। अब आयनिक रिएक्शन क्या है? आयनिक रिएक्शन का उदाहरण बताते हैं। जैसे सपोज करो AgNO3 है, AgNO3 में NaCl मिला दिया जाए तो AgCl का व्हाइट पीपीटी प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है? AgCl का व्हाइट पीपीटी प्राप्त होता है। और ये रिएक्शन इतनी तेज गति के साथ होती है कि पता ही नहीं लगता कि कितनी तेज हो गई। ठीक है, यानी आयनिक रिएक्शन और वेरी फास्ट रिएक्शन, those reactions which complete within second, पता ही नहीं लगा, वो कहलाती है हमारी वेरी फास्ट और आयनिक रिएक्शन। दूसरा, ये जो रिएक्शन होती है वेरी फास्ट या इंस्टेंटेनियस जो रिएक्शन होती है, वो आयनिक रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है वेरी स्लो, जो सालों में कंप्लीट होती है। दो रिएक्शन विच इज कंप्लीट इन ईयर्स, मेनी ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, कुछ भी हो सकता है। यानी कहां होती है? मेनी ईयर्स में, मेनी ईयर्स, यानी बहुत स्लो होती है। और इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये इसका उदाहरण होता है। एक आती है हमारी स्लो रिएक्शन यानी मंद रिएक्शन, और इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि ये कौन सी होती हैं, किस प्रकार, क्यों? क्योंकि जो क्रिया होती है मंद क्रियाएं, इन मंद क्रियाओं की ही रेट हम ज्ञात कर सकते हैं। ना तो वेरी फास्ट की कर सकते हैं, ना वेरी स्लो की कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि जो एक तो बहुत रिच मैन होते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, एक जो सबसे गरीब होते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? जो मीडियम क्लास के होते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर है, ना तो वेरी हाई का कुछ, वेरी फास्ट का कुछ कर सकते, ना वेरी स्लो का कुछ कर सकते, जो मीडियम होती हैं उसी पर स्टडी करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे मंद अपक्रियाएं, कौन सी अपक्रियाएं? मंद अपक्रियाएं। और मंद अपक्रियाएं कौन सी होती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मंद अपक्रियाएं कौन सी होंगी? जो कुछ समय में होती हैं या 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाती हैं। तो रिएक्शन which is complete in 1 day या 24 hours या sometimes that reaction is
कॉल्ड स्लो रिएक्शन। यानी वे अभिक्रियाएं जो कुछ घंटों में पूरी होती हैं या एक दिन में पूरी हो जाती हैं, वे अभिक्रियाएं कहलाती हैं हमारी स्लो अभिक्रियाएं। जैसे देखें जरा, एसिटिक एसिड CH3COOH रिएक्ट करता है इथाइल एल्कोहल से। यदि एसिटिक एसिड की क्रिया इथाइल एल्कोहल के साथ कर दें तब क्या बनेगा? CH3COOC2H5 प्लस H2O, यानी क्या बन जाता है? इथाइल एसीटेट। क्या बनता है? इथाइल एसीटेट। और ये जो रिएक्शन होती है कुछ घंटों में कंप्लीट होती है। ये जो रिएक्शन होती है क्या होती है? कुछ घंटों में कंप्लीट होती है। जब ये रिएक्शन कुछ घंटों में कंप्लीट होती है तो हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी अभिक्रिया की दर निकाल सकते हैं। इसका क्या नाम है? एसिटिक एसिड, और ये क्या हमारा? इथाइल एल्कोहल। अब इसी के साथ में यहां पर एक चीज और डिस्कस करूंगा आपसे। यहां पर देखिए रिएक्शन कैसे हुई? CH3COOH ये क्या है? एसिटिक एसिड। और आप लोग जानते होंगे, हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं कि एसिड का क्या निकलता है? हाइड्रोजन आयन। और इथाइल एल्कोहल का क्या निकलता है? OH आयन। तो ये देखिए जरा रिएक्शन कैसे होती है, रटनी नहीं है, प्लस और माइनस का खेल होता है। देखो जब ये अपने आयन में टूटेगा तो क्या बनाएगा? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बनाएगा नहीं। और ये जब अपने आयन में टूटेगा तो क्या बनाएगा? C2H5 प्लस OH माइनस। ठीक है, अब यहां पर देखें इसका माइनस और इसका प्लस आपस में रिएक्शन करेंगे, इसका प्लस और इसका माइनस आपस में रिएक्शन करेंगे। तो जब इसका प्लस यानी CH3COO नेगेटिव किसके साथ क्रिया करेगा? C2H5 पॉजिटिव के साथ क्रिया करेगा, तो ये क्या बनाता है? CH3COO C2H5। और एसिटिक एसिड का H पॉजिटिव आयन इथाइल एल्कोहल के OH आयन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? जल बनाता है। क्या बनाता है? जल बनाता है। तो कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो केमिकल रिएक्शन होती है, उससे रटने की आवश्यकता नहीं होती, उसमें केवल प्लस और माइनस का खेल होता है। अब इसी के साथ एक चीज और भी होती है, रिएक्शंस जो होती है, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वो दो प्रकार की आपने देखा होगा। एक तो एक्सोथर्मिक होती है और एक एंडोथर्मिक होती है। तो मैंने आपको ये भी बताया है कि कुछ चीजें जो होती हैं इंग्लिश में हमें याद करनी चाहिए, हिंदी में नहीं याद करनी चाहिए। तो देखें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी अभिक्रियाएं जो होती हैं वो तो क्या होती है, उन्हें एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक यानी रिएक्शंस क्या होती है? बहुत सी रिएक्शंस तो ऐसी होती हैं जिन्हें कंप्लीट करने के लिए हमें एनर्जी देनी होती है, और बहुत सी रिएक्शन ऐसी होती हैं जिन्हें हमें एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं होती। तो देखें ये एक्सोथर्मिक जो है बेटा, ये बना है एक्सो प्लस थर्मिक, यानी एक्सो मींस आउट, एक्सो मींस आउट और थर्मिक मींस एनर्जी, यानी those reaction in which the energy is out after the मतलब after the completion of reaction। ठीक है, यानी वे अभिक्रियाएं जो कंप्लीट होने के बाद एनर्जी निकालती हैं। भाई आप रेलवे स्टेशन पर गए होगे, बस स्टैंड पे गए होगे, वहां पर आपने देखा होगा एग्जिस्ट वर्ड लिखा हुआ होता है। एग्जिस्ट का मतलब क्या है? आउट। तो बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कंप्लीट हो जाती हैं और वो एनर्जी निकालती हैं। तो इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब होता है एंडो प्लस थर्मिक। एंडो मींस इन और थर्मिक मींस एनर्जी। एंडो मींस इन और थर्मिक मींस एनर्जी। तो दोज रिएक्शन which having the need of energy for completion, for
कंप्लीशन, यानी वे क्रियाएं जो कंप्लीट होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता रखती हैं वो कहलाती हैं एंडोथर्मिक, यानी जिन्हें ऊर्जा देनी पड़ती है वो क्रिया कहलाती है हमारी एंडोथर्मिक। ये चीज हुई। अब इसके बाद आती है जो हमने मंद अपक्रिया पढ़ी थी। कौन सी अपक्रियाएं पढ़ी थी? मंद अपक्रियाएं, यानी स्लो रिएक्शन। क्या चीज पढ़ी थी? स्लो रिएक्शन, मंद अपक्रियाएं, मंद अपक्रिया। इसमें एक चीज देखेंगे, पहले कोई भी जनरल में एक रिएक्शन ले लेता हूं। सपोज करो A प्लस B रिएक्शन हुई हमारी, ये बन गया C प्लस D। एक रिएक्शन मैंने ये लिख दी A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D। अब देखो इसमें पहले रिएक्शन को जानने के लिए कुछ जो नॉर्मल टर्म्स होती हैं वो बताते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए और ये राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले हमारे जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं रिएक्टेंट। क्या कहलाते हैं? हिंदी में कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। जो राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट, यानी उत्पाद। क्या कहलाते हैं? उत्पाद। अब इसमें बताने वाली बात ये चीज ध्यान रखेंगे, जहां पर यानी सिंगल एरो लगा हुआ है, एक साइड तीर का निशान है, ये क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं, इरिवर्सिबल होती हैं। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया यानी इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, और जिनमें दोनों तरफ एरो लगा होता है ये रिवर्सिबल होती हैं। कैसी होती हैं? रिवर्सिबल होती हैं, यानी उत्क्रमणीय होती हैं। कहने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन जाते हैं और प्रोडक्ट ये बाद में रिएक्टेंट बना लेते हैं। लेकिन जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गई, तब तो ये रिएक्टेंट का कार्य कर रहे हैं। और जैसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन में हुई, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लगे, और अगर हम रिएक्शन को उल्टा कर दें तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे रिएक्टेंट। तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे प्रोडक्ट। तो रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है? जो दोनों तरफ चलती है, यानी फॉरवर्ड भी चले और बैकवर्ड भी चले, आगे को भी चले और पीछे को भी चले। तो इस प्रकार की रिएक्शन कहलाती है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी उत्क्रमणीय अपक्रिया। और जो रिएक्शन केवल सिंगल डायरेक्शन में चलती हैं, केवल आगे की ओर ही चलती हैं, वो रिएक्शन वे अपक्रियाएं कहलाती हैं हमारी इरिवर्सिबल अपक्रियाएं, यानी अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं। ठीक है, इसके आज यहीं तक पढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर टॉपिक आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।